हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे वैष्णवी अपनी उखड़ती सांसों के साथ बोलती है, वेदू बस कीजिए ना। और नहीं, ये पहली बार था जब वैष्णवी पीछे हट रही थी और ये देखकर वेदांश को वैष्णवी को और परेशान करने का मन कर रहा था। वेदांश वैष्णवी के पेट पर बाइट कर देता है, जिससे वैष्णवी के मुंह से हल्की आह की आवाज निकल जाती है जो वेदांश को और एक्साइटेड कर रही थी। वैष्णवी अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है और उसकी सांसें ट्रेन की रफ्तार से भी तेजी के साथ बढ़ रही थी। वैष्णवी की तेज और उखड़ती सांसें वेदांश को साफ सुनाई दे रही थी और साथ ही वैष्णवी की ओर एक्साइटेड भी कर रही थी। वेदांश की ओर अब वैष्णवी की कमर थी। वेदांश वैष्णवी की कमर पर धीरे धीरे किस करते हुए ऊपर की ओर बढ़े जा रहा था। वैष्णवी के दिल में एक अलग ही बेचैनी और साथ ही वेदांश के लिए प्यार भी बढ़ रहा था। वेदांश किस करते हुए पीठ की ओर बढ़ जाता है और वो वैष्णवी के मुलायम सी पीठ पर अपने होठ फेरने लगता है और साथ ही वो किस भी करने लगता है, जिसे वैष्णवी के तन बदन में एक सिरहन सी दौड़ उठती है जो कि वेदांश महसूस कर पा रहा था। और वेदांश के दिल का हाल भी कुछ अलग नहीं था। वेदांश वैष्णवी के खुले बालों को आगे की ओर कर देता है। वेदांश वैष्णवी के ब्लाउज की डोरी अपने होठों के बीच रखता है और उसे एक ही झटके में खोल देता है, जिसे वैष्णवी के शरीर के एक कंपन सी महसूस होती है और वो अपने दोनों हाथों से साड़ी को कस के पकड़ लेती है। वेदांश कभी वैष्णवी के पीठ को चूमता तो कभी उसकी गर्दन को। वैष्णवी के ब्लाउज के बटन पीछे की ओर ही होते हैं। वेदांश धीरे धीरे वैष्णवी के ब्लाउज के बटन को खोलने लगता है और साथ ही वहां पर किस भी करने लगता है। और फिर वो वैष्णवी के एक कंधे से ब्लाउज हल्का सा मुंह से साइड करता है और वहां किस करने लगता है। वैष्णवी की मुठिया साड़ी पर टाइट हो जाती है। वेदांश धीरे धीरे अपने हाथों को वैष्णवी के हाथों की ओर बढ़ता है और उसके हाथों की मुठियों को अपने हाथों में थाम लेता है और कान के पास जाकर सिडेक्टिव और धीमी आवाज में बोलता है, डू यू लाइक इट। वैष्णवी को ये सुनकर शर्म सी आ जाती है और वह वेदांश की ओर मुड़कर उसके सीने में अपने चेहरे को छुपा लेती है और वेदांश को कसकर गले लगा लेती है। वैष्णवी को यूं शर्माते देख वेदांश के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है और वह वैष्णवी के पीठ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए और धीमी आवाज में बोलता है, क्या हुआ, आज जंगली बिल्ली को बहुत शर्म आ रही है। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। वैष्णवी वेदांश के सीने पर मुक्के से मारकर और अपनी शर्म छुपाते हुए बोलती है, आपसे किसने बोल दिया कि मुझे शर्म आ रही है। वेदांश उसके चेहरे पर माथे से गालों तक अपनी एक उंगली ऊपर से नीचे घूमते हुए शरारत से बोलता है, अच्छा, तो ये तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल क्यों हो रहे हैं। वैष्णवी अब भी अपनी शर्म को छुपाते हुए पलके झुकाकर बोलती है, थोड़ा तो शर्म आएगी ना, क्योंकि आज से पहले मैं किसी के इतने करीब नहीं गई हूँ। आप मुझे छेड़ना बंद कीजिए, वेदू। इतना बोलकर वैष्णवी एक बार फिर वेदांश के सीने में अपना सर छुपा लेती है। वैष्णवी की बात सुनकर कि वो पहली बार किसी के इतने करीब आए हैं, वेदांश को ये जानकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी और वह वैष्णवी को कसकर अपने गले लगा लेता है। वैष्णवी भी वेदांश को उसके कमर से पकड़ लेती है और अपना एक हाथ वेदांश के पीठ पर घूमने लगती है और वैष्णवी का ऐसा करना वेदांश को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वेदांश भी वैष्णवी के कंधे पर किस कर देता है और अपने हाथ वैष्णवी के गोरे बदन पर घुमाने लगता है। दोनों इसे ज्यादा आगे बढ़ पाते उसे पहले ही दरवाजा नॉक होता है। वेदांश और वैष्णवी जो कि एक दूसरे में खोए हुए थे, वो ये आवाज सुनकर डिस्टर्ब हो जाते हैं और दोनों का ही मुंह बन जाता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। वैष्णवी वेदांश की ओर सवाल भरी आंखों से देखते हुए बोलती है, कौन आया होगा। वेदांश वैष्णवी के माथे पर एक उंगली से टैप करते हुए बोलता है, कटिपी, वो तो मुझे दरवाजा खोल कर देखना पड़ेगा ना, तुम रुको मैं देख कर आता हूँ। वैष्णवी वेदांश को कसकर गले लगाते हुए बोलती है, नहीं, मुझे आपको जाने देने का मन नहीं, मुझे ऐसे ही आपके गले मिले ही रहना है। वेदांश को वैष्णवी का यूं गले लगाना और उसे अपने से दूर नहीं जाने देना कहीं ना कहीं वैष्णवी के लिए अपने दिल में प्यार बढ़ता ही जा रहा था। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वेदांश के दिल में वैष्णवी ने अपनी जगह बना तो ली थी, लेकिन साथ ही वो जगह गहरी और मजबूत भी होती जा रही थी। वेदांश भी वैष्णवी को अपनी बाहों में समेट लेता है और फिर उसके सर पर किस करके बोलता है, अच्छा, ठीक है,
तभी फिर से गेट नॉक की आवाज आती है, जिसे सुनकर वेदांश थोड़ा चीर जाता है और वही वैष्णवी को गले लगाए ही पूछता है, कौन है? बाहर से एक नौकर की आवाज आती है, जो वेदांश की बात का जवाब देते हुए बोलता है, वेदांश सर, आपको नीचे बड़े मैडम ने खाना खाने आने को कहा है और बोला कि वैष्णवी मैडम को भी साथ लेकर आना। वेदांश नौकर की बात का जवाब देते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, हम 10 मिनट में आते हैं। ये सुनकर नौकर हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। वेदांश वैष्णवी के माथे पर फिर किस करते हुए बोलता है, जान, अब हमें जाना होगा। वैष्णवी वेदांश से दूर होते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ सुना मैंने, चलिए जल्दी से रेडी हो जाए। वेदांश वैष्णवी के सर पर मारते हुए और मुस्कुराते हुए बोलता है, कटिपी, तुम्हारे वजह से मुझे फिर से कोल्ड शॉवर लेना होगा। वैष्णवी मुस्कुराते हुए और वापस अपने उसी अंदाज में आते हुए बेशर्मी और शरारती अंदाज से बोलती है, वेदू आप बोले तो आपकी शॉवर लेने में मदद कर दूं। वेदांश अपने सर पर हाथ मारते हुए बोलता है, जंगली बिल्ली, तुम नहीं सुधरो ही ना। तुम ये बात हमें शादी के बाद बोलना, फिर बताते हैं। वैष्णवी मुस्कुराते हुए और वेदांश के गले में अपनी बाहें डालते हुए शरारती अंदाज में बोलती है, अब जब जंगली बिल्ली बोलते हो तो देखना ये जंगली बिल्ली शादी के बाद कैसे आपको खाती है। मजाक उड़ाते हुए आगे बोलती है, देखते हैं शादी के बाद कौन डोमिनेंट होता है। वेदांश वैष्णवी की नाक खींचते हुए बोलता है, ऑफकोर्स मैं ही, मुझे भी देखना है तुम कैसे खाती हो। चलो मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। इतना बोल वह जाने के मुड़ता है, लेकिन वैष्णवी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। वेदांश सवाल भरी नजरों से वैष्णवी को देखता है। वैष्णवी पीछे अपनी कमर करते हुए और अपने बाल आगे करते हुए बोलती है, वेदू, अपना काम तो पूरा करके जाओ। मेरे ब्लाउज की डोरी और बटन तो लगा दो, मेरे हाथ नहीं पहुंचेगा पीछे। वेदांश ये देख मुस्कुरा देता है और फिर वो आगे बढ़कर वैष्णवी के ब्लाउज की डोरी और बटन लगा देता है और वैष्णवी भी वेदांश को ज्यादा परेशान नहीं करती है और वेदांश को शॉवर लेने जाने देती है। दूसरी तरफ केशवी जी और कौशल जी लिविंग रूम से अपने कमरे में आ जाते हैं। केशवी जी दरवाजा बंद करते हुए और केशव जी को डांटते हुए बोलती है, आप ऐसे उठकर क्यों आए? देवर जी को आपकी बातों पर जरूर शक हो गया होगा। कौशल जी जवाब देते हुए सीरियस आवाज में बोलते हैं, तो मैं क्या जवाब देता उसको बातों का? अब वो छोटा बच्चा तो है नहीं कि मैं उसे बहला फुसला सकता हूँ। केशवी जी अपने पति की बात में असहमति जाहिर करते हुए बोलती है, आप कुछ भी बोल देते, लेकिन ऐसे उठकर आना सही नहीं था। कौशल जी जवाब में बोलते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन अब हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि किसी के सामने राज ना आ सके। केशवी जी भी सहमति में बोलती है, हाँ, वरना ये हमारे परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मुझे एक बात परेशान कर रही है। कौशल जी सोफे पर बैठते हुए पूछते हैं, कौन सी बात? केशवी जी जवाब देते हुए बोलती है, अगर वैष्णवी के पापा ने हमें पहचान लिया और शादी से मना कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? कौशल जी जवाब देते हुए बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, वो हमें कभी भी पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन तुम अपने दिल पर जरा काबू रखना। इतना बोल वह केशवी जी को अनदेखा कर कमरे से निकल जाते हैं। केशवी जी अपनी पति के मुंह से यह बात सुनकर चौंक जाती है और सोफे पर बैठते हुए और खुद में बड़बड़ाते हुए बोलती है, इनके कहने का क्या मतलब था? क्या ये सब जानते हैं? अरे नहीं, इनको तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, इनको कैसे पता होगा? शायद इसलिए बोले होंगे क्योंकि मैं जल्दी ही घबरा जाती हूँ, और तो क्या ही होगा। डाइनिंग हॉल में घर में काम करने वाले सभी नौकर डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल सेट कर रहे थे। एक ने सभी की नजरों से छुपते हुए वहां डाइनिंग टेबल पर रखे छोटे से गमले में कैमरा रख देती है। आखिर केशवी जी और कौशल जी क्या राज छुपा रहे हैं? आखिर कौन है जिसने कैमरा लगाया है और क्यों? सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक थम्स अप का चिन्ह करें और कमेंट स्पीच बलून भी।